मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम एक सीरीज की शुरुआत किए थे, मॉडल पेपर 2024 संभावित प्रश्न में मैथ और साइंस का था। साइंस का ये छठा सेट है। इसके पहले 5 सेट आपको अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। इस एक लाइन और कि इस जो सीरीज की शुरुआत किया गया उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपको कुछ ऐसा केंद्रीय क्वेश्चन को आपके सामने पेश किया जाए और उसके आसपास के जितने रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं या जितने रिलेटेड थ्योरी हैं उसका रिवाइज करा दिया जाए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और आप किसी भी क्वेश्चन के जवाब देने के लिए आगे रहें। ठीक है, चलिए आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है। तो बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करा रहा है? इसको जिंक के साथ। देखिए जो ये अभिक्रिया करता है ना, अभिक्रिया करने के बाद बनाता है जिंक, सोडियम जिंकेट बनाता है। क्या बनाता है आपका? सोडियम जिंकेट बनाता है, कॉमन सोडियम जिंकेट बनाता है। और इसका सोडियम जिंकेट क्या होता है? Na2Zn। क्या होता है? Na2Zn O2 प्लस O2 प्लस H। क्या बनाता है? Na2ZnO2H2। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, एक आपको याद रखना चाहिए जब सोडियम NaOH, NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। जब कॉस्टिक सोडा जब जिंक के साथ अभिक्रिया करा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? जिंक, सोडियम जिंकेट। तो क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। याद कर लीजिए, सोडियम जिंकेट। जिंकेट क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा। तो अब देखिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो NaZnO2 नहीं, Na2 आना चाहिए। Na2ZnO2H ये बनेगा। ये वाले अभिक्रिया को याद कर लीजिए आप। कभी भी कास्टिक सोडा या NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक के साथ करेगा तो सोडियम, इसका सोडियम और इसका जिंक दोनों मिल के साथ सोडियम जिंकेट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल, क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। कभी कभी ये पूछ, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है, और ऑप्शन में लिख देगा सोडियम जिंकेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कुछ कुछ ऐसा लिखेगा। सोडियम जिंकेट ये वाला भी याद। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धोबिया सोडा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए ये चीजें बहुत बार हमने बता दिया है आपको, फिर भी बार बार आ रहा है, तब भी हम आपको रिवाइज करा रहे हैं इसके साथ आसपास का, कि यही सबसे क्वेश्चन आपको आएगा। आएगा क्वेश्चन इजी ही, लेकिन आपको कंफ्यूजन से गलत नहीं करना है। तो देखिए सोडियम, धोबिया सोडा किसको बोलते हैं? NaCO3 10H2O रहता है। ये याद रखिएगा, कभी कभी 10 दे देगा, 8 दे देगा, 7 दे देगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। 10H2O होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2। अभी सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको क्या बोलते हैं? खावा सोडा। खावा या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बोलते हैं। खावा सोडा, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको खड़िया बोलिए, संगमरमर बोलिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चुनना है, जिसका उपयोग आप कहाँ करते हैं? दीवार की पुताई करने में। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसके कारण दीवार की सफेदी यानी चमक बढ़ जाता है। क्या हुआ चूना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर या खड़िया का, हवा सोडा, और ये आपका सोडियम कार्बोनेट आपका ये धोबिया सोडा। अब देखिए इसी को जब गर्म करते हैं तो इसमें से वाटर, जो वाटर यानी 10 वाटर का मोलिक्यूल हट जाएगा और बनेगा Na। तो एक चीज यहाँ पे 2 होगा, Na2CO3, यहाँ पे छूटा हुआ है Na2CO3 होगा आपका, Na2CO3 निकलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सोडा एस। याद रखिएगा सोडा। कभी कभी आपको फॉर्मूला पूछ देगा सोडा एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3। कैसे बनाते हैं? धोबिया सोडा से जब हम गर्म करते हैं धोबिया सोडा को यानी धोवन सोडा को, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो होता है निकल जाता है और हमें शुष्क मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट का मिलता है, जिससे सोडा एस
देखे क्या, एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन बनाने का जरिया। अब बुझा हुआ चूना के बारे में पूछेगा तो इसको संग आपको दीवार पोताई में यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसका कारण बता दिए, खड़िया और इसका हो गया खावा सोडा। अम्लराज में सांद्र HNO3 और HNO का अनुपात क्या होता है। अब देखिए हम आपको बताए थे अम्लराज, अम्लराज इसी को बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या हमने बताया था कि इसमें HCl होता है और HNO3 होता है, HNO3। HCl में H, C और 3 है, 1 2 3, इसलिए 3 और इसमें 1, 3:1 होता है जब HCl और HNO3 में करिए। जब आपको कंफ्यूजन हो तो देखिए 1:3 या 3:1, HCl इसमें 3 है, 3 वर्ड है तो इसमें 3 और 1:1, 3:1 एक्वारेजिया बनाने के लिए हम गए, यानी HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग बना के एक्वारेजिया में। तो देखिए एक्वारेजिया या अम्लराज, अम्लराज की मतलब अम्लों में राजा है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ऐसा अम्ल है जो सबसे कठोर को भी पिघलाने का काम आता है। सोना, गोल्ड को, प्लेटिनम को, ये सब को पिघला देता है। जब गोल्ड और प्लेटिनम को पिघलाता है तभी हम आभूषण बनाने में उसका उपयोग करते हैं, इसे राज बोलते हैं। इसमें क्या पूछा आप देखिए, अम्लराज में सांद्र HNO3, HNO3 पूछ दिया और सांद्र HCl। HNO3 पहले पूछा था, इसका 1 और इसका 3, 1:3। देखिए 3:1 भी है। तो हमेशा जब ये देखिएगा तो याद रखिएगा HCl पहले है, HNO3 बाद में है। HCl पहले पूछेगा, HCl HNO3 का अनुपात 3:1। यहाँ पूछा HNO3 और HCl का अनुपात 1:2। इसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जब अभिक्रिया रिएक्शन के बारे में पढ़ा रहे थे, बता रहे थे कि A + B मिलके अगर +D बन रहा है तो इधर वाले को क्या बोलते थे, अभिकारक, अभिकारक। और इधर वाले को क्या बोलते थे, उत्पाद, इधर प्रोडक्ट बोलते, तो अभिकारक बोलते। ठीक है, अभिकारक हुआ। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो ये क्या अभिक्रिया में भाग लेता था और यह अभिक्रिया के पश्चात इसका निर्माण होता, क्या बोलेंगे, अभिकारक। उत्पाद इसको, ऑक्सीकारक, अवकारक, ये सब तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले में है, ये सब अभिकारक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अब देखिए अम्लीय ऑक्साइड किसका बनता है, ये ऑक्साइड क्या बनेगा जब अधातु का ऑक्साइड हो, अधातु प्लस ऑक्साइड हो, ऑक्साइड, धातु अधातु का ऑक्साइड हो तभी हमारा अम्लीय ऑक्साइड बनेगा। इसमें देखना है कि कौन धातु है, सेमी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आपका कॉपर है, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, ये सब तीनों क्या है, धातु है या प्लस ऑक्साइड है, प्लस ऑक्साइड है। ये क्या है, धातु का ऑक्साइड हो गया, और धातु का ऑक्साइड हो गया तो क्या हो गया, ये भस्म, भस्म हो गया तो यहीं तो एक लवण बचा, ऑक्साइड हो गया। एस क्या है, अधातु होता है, अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल, अम्लीय ऑक्साइड हमारा SO2। हम हमेशा कहीं देखें कि आपको अम्लीय ऑक्साइड ऑक्साइड रहे तो आपको धातु अधातु वाला चीजें से देख लेना चाहिए कि कौन क्षारीय ऑक्साइड है या भस्मीय ऑक्साइड है या कौन अम्लीय। ठीक है, हमेशा याद रखिए अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब देखिए अब आपको पढ़ाए थे कि लिटमस, लिटमस के बारे में पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि लिटमस का थैलोफाइटा वर्ग के पौधों से जिसके लाइकेन नाम है उससे हमें लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस प्राप्त होता है तो एक लिटमस होता है नीला, एक होता है लाल। जब लाल लिटमस है, लिटमस कितना, एक नीला है एक लाल है, लाल लिटमस है तो नीला क्या होगा, ये लाल में बदलेगा, नीला है ये क्या होगा, लाल में बदलेगा, और लाल है तो क्या चीज में बदलेगा, नीला में बदलेगा, ही ना होगा। और लाल लाल में बदल देता है थोड़े, लाल नीला ना तो नीला लाल, यही बदलता है लिटमस का पे। नीला है तो लाल में बदलेगा, लाल है तो नीला में। लिटमस थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस का 2 कलर, नीला और लाल लिटमस। और नीला हो तो लाल में बदलेगा, लाल हो तो नीला में बदलेगा। आपको बताए थे कि हमेशा अम्ल वाला जो चीज होगा ना वो हमेशा लाल में बदलेगा,
ये अम्ल है, क्योंकि यहाँ लाल आ गया तो अम्ल यानी, और ये अम्ल हो गया तो ये क्या हो गया, क्षार। यानी आपको क्या समझे कि नीला लिटमस जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लाल कलर का देगा, जबकि लाल लिटमस क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो नीला। कल आपको समझ लेना है कि नीला लाल में, लाल नीला में बदलेगा, तो आपको नीला लिटमस जो होगा, यहाँ पे अगर अम्ल होगा तो वो लाल हो जाएगा, यहाँ पे क्षार होगा तो वो कुछ है। कौन सा पदार्थ जलीय घोल, जल कौन, किसका जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता था। लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, क्षार वाला करेगा। कौन होगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, क्षार करेगा। ठीक है, लाल लिटमस को कौन नीला कर देता है, क्षार कर देगा आपका। ठीक, आपके ये कंसेप्ट याद रखिए। लिटमस दो कलर का होता है, नीला लिटमस, लाल लिटमस। नीला लाल में बदलेगा जब अम्ल होगा, और जब लाल नीला में बदलेगा जब क्षार होगा। स्वस्थ शरीर का समान पीएच मान क्या होता है। जब हम आपको पीएच स्केल पर आ रहे थे तो कई चीजों के बारे में हमने पीएच बताया था, पीएच मान बताया था। शरीर, समान शरीर के लिए क्या बताया था हम, 7 से 7.8 के आसपास में ये होता है। उसी समय हम आपको बताए थे कुछ चीजें का पीएच मान याद कर लेना चाहिए। जैसे आपका मूत्र का पीएच मान क्या होता है, आपका मूत्र के अलावा जैसे 6.0 होता है, मूत्र के अलावा आपका रक्त का भी आप पीएच मान याद कीजिए, 0.4 होता है रक्त का। उसी तरह एक दो और चीज़ का याद कीजिए, जैसे रक्त के बाद आप याद कीजिए दूध का भी पीएच याद कीजिए आप। ठीक है, दूध का भी पीएच मान याद रख लेना, और जिसका 6.4 होता है। दूध के बाद एक और हम आपको बताए थे कि लार का भी पीएच मान याद रखिए, 0.5 होता है। और उसके बाद रक्त का तो याद हो ही गया, और उसके बाद आपका ये समुद्री जल का भी याद कीजिए जो लगभग 8 के करीब है। इस सब याद करना चाहिए। मूत्र 6, दूध 6.5, लार 6.5, रक्त 7.5 और समुद्री 8 का समय। तो पीएच मान शरीर का कितना होता है, तो देखिए रक्त का 7.5 होता है, इसी में से 4 घटा लीजिए, 0.4 घटाइएगा तो 7, और 0.48 ऐड कर दीजिएगा 7.8। रक्त का याद कर लीजिए, इसमें 0.4 घटा दीजिएगा 7, और 0.4 ऐड कर दीजिएगा 7.8 का परास है। शरीर का पीएच मान का परास क्या है, 7 से लेकर 7.8 तक। उसके साथ ही कुछ और याद करने के लिए बोले, वो याद रखिएगा। मूत्र का होता है 6, दूध का 6.5, लार का 6.5, रक्त का 7.4। ठीक, मूत्र लार का याद जरूर रखिएगा, रक्त और रक्त का। निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है। देखिए कौन जल में विलय है, मतलब विलय मतलब घुल जाएगा। अब देखिए, अब ये सब के बारे में मान के चलिए हमको नहीं भी पता है, तो इसके बारे में तो हमको पता है जी। ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ये क्या होता है, जल में विलय होता है। ये तो जल में विलय होता है ना, जल में विलय होता है। जब हमको मालूम है कि ग्लूकोज जल में विलय होता है, आप कहिएगा कैसे सर जी, तो आपको मालूम, हमारे शरीर बनता है और जल में विलय होता है ग्लूकोज। या आप नहीं तो आप ग्लूकोन डी याद रख लीजिए, तो याद रह जाएगा आपको। ग्लूकोन डी जो होता है, देखते हैं पानी में मिला के पीते हैं जो गर्मी के दिनों में एनर्जी तुरंत गेन करने के लिए, तो ग्लूकोन डी, वहीं ग्लूकोज याद कर लीजिए। पानी में विलय है तो यानी ग्लूकोज पानी में विलय होता है। जब ये विलय हो गया तो औरों के बारे में हमको क्या पता, जब हमको तो एक ही ऑप्शन मारना है, जल में विलय कौन है, कार्बन डाइसल्फाइड बेंजीन है नहीं। आपको इस पूछते एक ऑप्शन कि कौन विलय नहीं, तो याद रखिए मीथेन और कार्बन डाइसल्फाइड जल में विलय नहीं। अब देखिए निम्नांकित में कौन अमलगम बनाता है, तो अब याद रखिए कि अमलगम कौन बनाता है, जो पारा होता है ना, पारा प्लस धातु अमलगम बनाते हैं। पारा को क्या बोलते हैं, H और प्लस कोई भी धातु हो, कोई धातु जब पारा के साथ अभिक्रिया करता है तो उसको अमलगम बोलते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा पारा सबके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, इन पारा जिसके भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो जो धातु मिलके बनेगा तो उसको हम अमल, अमेलगम हमेशा अमलगम में पारा होना चाहिए। ये पारा कहाँ है, नहीं होगा तो आप पारा बन जाइए। इसमें पारा है क्या, नहीं। Hg है नहीं, यहाँ पे जी हाँ, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सोडियम प्लस H, याद रखिए अमलगम में एक पार्ट उसका पारा का होना, पार लिख दीजिए पारा, नहीं Hg का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? अब देखिए बोल रहा है कि एक, देखिए कि कौन सी धातु है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट क्या होता है Zn SO4 प्लस कौन सा धातु यहाँ लाए हम, अब बोला है कौन सा यहाँ धातु डाले हैं जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देगा। ये जिंक हट जाएगा और यहाँ धातु आ जाएगा, धातु SO4 बन जाएगा प्लस जिंक बाहर निकल। तो मतलब बोल रहा है कौन सा धातु यहाँ आना चाहिए। अब हम आपको जब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए थे, विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया हम बता रहे थे कि हम आपको एक सक्रियताशील सक्रियताशील का क्रम बताए थे। ये सब धातु जो सक्रिय है तो अधिक सक्रिय वाला कम सक्रिय को हटा देगा। जब हम उसके क्रम बताए थे, उसमें क्रम में आपको क्या बताए थे कि पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम के बाद हमने बताया था आपको जिंक, कॉपर, फेरस के नीचे हमने बहुत बड़ा हाइड्रोजन के बाद हमने Hg, Ag, Au कुछ कुछ ऐसे हमने आपको बताया था। ठीक है, जब हम आपको बताया था तो क्रम हम आपको बताए थे कि ZnFeCu, ZnFeCu, ZnFeCu में उल्टा हो गया है ZnFeCu। ठीक, तो इतना ही का हमको काम है, लेकिन हम आपको अभिक्रियाशील बताया था तो सारा का हमें याद करा दिया था। याद रखना है, कैसे याद रखना है, 19, 20, 11, 12, 13 जिंक, फेरस, कॉपर, जिंक, फेरस, कॉपर। अब देखिए हम आपको बताए थे कि जिंक को रिप्लेस करना है, यानी जिंक को हटाना है। जिंक का पोजीशन कहाँ है, जिंक को हटा, जिंक को ऊपर वाला अधिक करे, इधर जाने पे अभिक्रियाशीलता कम होता है, कम होते जाता है, यानी सबसे अभिक्रियाशील के, और नीचे जाने पे अभिक्रियाशील कम होता है, यानी नीचे वाला ऊपर को नहीं हटा सकता है क्योंकि ये ज्यादा मजबूत है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन ऊपर वाला ज्यादा अभिक्रियाशील, तो ऊपर वाला नीचे को हटा सकता है। तो जिंक है, तो जिंक है, जिंक को कौन हटा सकता है, नीचे वाला तो नहीं हटा सकता, यानी फेरस कॉपर तो नहीं हटाएगा भाई, यानी कॉपर नहीं हटाएगा, फेरस नहीं हटाएगा। अब प्लेटिनम टाइटोनियम के बारे में हमको मालूम है, लेकिन जिंक के ऊपर जितना भी है सब इसको, जिंक को हटा सकता है। जिंक के ऊपर कौन है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इसी में होगा। देखिए टाइटेनियम नहीं है, प्लेटिनम नहीं है, कॉपर तो नीचे है तो नहीं होगा, एल्युमिनियम, तो देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है जिंक से जस्ट ऊपर एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम जिंक को रिप्लेस कर देगा। सही एल्युमिनियम आएगा तो एल्युमिनियम जिंक कटेगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, Al2SO4 बनेगा और आपका जेड निकल, ये एल्युमिनियम। तो अभिक्रियाशील का क्रम पर आए थे, उसमें से क्वेश्चन को आपको बनाना था, बस थोड़ा सा ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले को क्या बोलते हैं? तो हम आपको जब हृदय पर आ रहे थे तो हमने 4 चैम्बर पर आया था, 4 चैम्बर पर आया था, तो हमने बताया था कि ये वाला ऊपर वाला क्या होता है, अलिंद होता है, नीचे वाला सब क्या होता है, निलय होता है, ये क्या होता है, दायां, और ये होता है बायां, और इसमें से इसमें आता है, इसमें से मैंने बताया था फेफड़ा से यहाँ पे रक्त क्या होगा, आएगा, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त फेफड़ा से आएगा, फिर इसमें इसमें आएगा, और यहाँ से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त निकलेगा, शुद्ध रक्त शरीर में, शुद्ध रक्त जाएगा कहाँ, शरीर में जाएगा। शरीर में क्या होगा, शरीर में यहाँ से कई धमनियाँ निकलता है, और आपको धमनियाँ जाके पूरे ब्लड को पूरे शरीर में क्या क्या प्रभावित कर, तो आपको देखिए नीलाय और अलिंद ये तो चैम्बर का नाम है, ये तो थोड़े ले जाता है, यहाँ तक यहीं तक रहता है, लेकिन ब्लड को ले जाने क्या पूछ रहा है, विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी तो 3 पढ़ाए थे हम आपको, सीधा, धमनी, तो सीधा, धमनी, और एक और पढ़ाए थे, तो देखिए सीधा और धमनी होगा, तो हम आपको बताए थे कि सीधा में क्या होगा, हमेशा अशुद्ध रक्त चलता है, यानी वेन में अशुद्ध रक्त चलेगा, लेकिन इसका एगो आपका अपवाद है, पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुस शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त जाता है। धमनिया में क्या होगा, हमेशा शुद्ध रक्त दौड़ेगा, शुद्ध रक्त दौड़ेगा,
इसका एगो अपवाद है कि फुफ्फुस धमनियां जिसमें अशुद्ध रक्त चलता है, शुद्ध रक्त। पूछ रहा है क्या, ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले कौन है, धमनिया में शुद्ध रक्त दौड़ता है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऐड हुआ है ऑक्सीजन में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यानी धमनिया से हमेशा शुद्ध रक्त दौड़ता है और ये पूरे ब्लड का सर्कुलेशन कराता है। तो धमनी रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम आपको रक्त पढ़ाए थे, तो रक्त पढ़ाए थे कि रक्त में बताए थे दो भाग, एक तो तरल भाग और एक ठोस भाग। तरल भाग क्या पढ़ाया था हमने, 55% बताया था, और एक क्या बताया था, 45%। तरल तरल भाग को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तरल भाग को ही प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलते थे, प्लाज्मा। और ये ठोस भाग क्या होता था, तीन भाग होता था इसका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। नहीं बताए थे हमने। अब प्लाज्मा को हमने क्या बताया था कि प्लाज्मा क्या है, वह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है, इसी के हम डिफिनेशन में बताए थे। प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है। और हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा में तीन प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और हिपैरिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजिन का क्या काम था, रक्त को जमाता था, जब कहीं कट गया रक्त निकल रहा है तो रक्त जमाने में काम करता। जबकि हिपैरिन का क्या काम था, शरीर के अंदर रक्त को तरल अवस्था में रखने का काम था। यानी कि जैसे शरीर के अंदर फाइब्रोनिजिन भी है हार्मोन, फाइब्रोनिजिन भी है, तो फाइब्रोनिजिन रक्त के अंदर है तो रक्त जमाने का काम है, तो शरीर के अंदर रक्त जमा देता। शरीर के अंदर रक्त जम जाएगा तो काम करेगा बड़ी नहीं। शरीर के अंदर क्या है, हिपैरिन प्रोटीन है, तो हमारे ब्लड को, रक्त को तरल अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे रक्त हमारे शरीर से बाहर आता है तो वहां पे जमाने का काम कौन करता है, फाइब्रोनिजिन। जब प्लाज्मा में क्या पढ़ा है आपने, तीन प्रोटीन पढ़ा, ये प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रोनिजिन और हिपैरिन है। जब प्लाज्मा से हम फाइब्रोनिजिन प्रोटीन हटा देते हैं ना, तो उसके बाद जो बचता है उसको सीरम बोलते हैं। तो देखिए एक ऑप्शन भी है, जब प्लाज्मा प्लाज्मा में से माइनस क्या करेंगे, फाइब्रोनिजिन, फाइब्रोजिन फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जब हटा देते हैं, प्रोटीन जब हटा देते हैं तो इसको बोलते हैं आपका क्या, इसको बोलते हैं हम सीरम। तो प्लाज्मा का आंसर क्या होगा, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा कितना होता है, 55% भाग रक्त का प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, तो 90% जल होता है, याद रखिए। सीरम किसको बोलते हैं, तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजिन, क्योंकि प्लाज्मा में तीन प्रोटीन होता है, फाइब्रोजिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और आपका हिपैरिन प्रोटीन। यानी क्या देखा आपने, एक क्वेश्चन देखा लेकिन उसके आसपास के कितने बताया हमने। नेक्स्ट देखिए, किन पौधों की पत्तियों को स्टोमाटा अनुपस्थित होता है, यानी स्टोमाटा मतलब रंध्र, रंध्र किसमें अनुपस्थित रहता है, यानी है ही नहीं। अब ये रंध्र जिस पौधे पे नहीं रहेगा, क्या वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, नहीं करेगा, किसमें नहीं रहता है। अब देखिए जीरोफाइटा जो होता है ना, ये रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को बोला जाता है। जलमग्न हाइड्रोफाइट्स, हाँ यही है, जितने जलमग्न हाइड्रोफाइट्स पौधा होता है ना, उसमें स्टोमाटा नहीं होता है, क्योंकि तो जल के अंदर रहेंगे, और जल के अंदर रहेंगे तो स्टोमाटा रहेगा नहीं रहता है, और जिसके कारण उसमें वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, जलमग्न हाइड्रोफाइट याद रखिएगा, किन पौधों के पत्तियों पर स्टोमाटा यानी रंध्र नहीं रहता है, तो जलमग्न हाइड्रो, जो जल में डूबा हुआ रहेगा। अब देखिए किण्वन क्रिया पाई जाती है, अब किण्वन क्रिया पाई जाती है तो ये आपको तो ईस्ट में पाई जाती है, आपको मालूम है, कैसे मालूम है वो देखिए। आपको हमको बताए थे कि जब ग्लूकोज है, चलिए इसको बढ़िया से बताते हैं क्योंकि इससे दो तीन क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। हम आपको बताए थे कि ग्लूकोज जो है, जब ग्लूकोज को कोशिका द्रव्य द्रव्य का द्रव में जो होता है तो ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लूकोज को जब कोशिका द्रव जब यही बनता है तो क्या बनता है, पाइरूवेट,
पायरुवेट बनता है प्लस ATP बनेगा, पायरुवेट बनेगा और ATP बनेगा। और इसके बाद 3 अभिक्रिया होता है। एक तो O2 नहीं हो, O2 नहीं हो तो ये क्या बनता है, इथेनॉल, इथेनॉल बन जाता है और प्लस ऊर्जा निकलती है। O2 नहीं हो तो जब O2 नहीं होता है ना तो इस कहाँ होता है, ये ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, किनोवन बोलते हैं। O2 नहीं हो यानी ऑक्सीजन की कमी, यानी अवायवीय श्वसन हुआ। अवायवीय श्वसन किस में होता है, ईस्ट में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किनोवन की प्रोसेस। अब देखिए जहां O2 हो, O2 हो तो O2 हो तो यहाँ पे क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, जो कि कोशिका में होता है, कोशिकीय श्वसन। इसलिए इसको बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, और इसको क्रेब्स चक्र भी बोला जाता है, क्रेब्स चक्र। एक होता है कि O2 का अभाव हो, का अभाव हो तो क्या होता है, पेशिया में होता है, जहां लैक्टिक अम्ल बनता है और ठीक है। यानी आपको देखें पूरा क्वेश्चन एक बार बता दिया, जितना भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड हो गया सारा का सारा आपका बन जाएगा। तो देखिए यही पूछा है कि ईस्ट किस में होता है, ईस्ट में क्या होता है, तो किनोवन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या, किनोवन किस में क्रिया पाई जाती है, तो ईस्ट में। ठीक है, जिसको अवायवीय श्वसन भी बोलते हैं। नेक्स्ट दे, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे जनन वाला चैप्टर, बोले थे कि जो क्या होता है, जो ओवरी वाला पार्ट होता है उसमें अंडाशय होता है, अंडाशय, और इसी के अंदर बीजांड होता है, बीजांड होता है। जब निषेचन हो जाता है तो अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में, और बीजांड किस में बनता है, बीज में। यहाँ पुनः पूर्ण विकसित अंडाशय, यानी अंडाशय जब पूर्ण विकसित हो जाएगा तो क्या बनेगा, फल बनेगा। जबकि बीज कौन बनेगा, बीजांड जाके बीज। तो याद रखिए अंडाशय फल में और बीजांड बीज में बनता है। देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र थे तो बहुत ईजी है, C6H12O6, C6H12O6। देखिए यहाँ पे है, अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला है, वो देखिए C12H22O यार क्या है, चीनी है, C12H22O11, CH3COOH क्या है, CH3COOH क्या है, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है, जिसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं, नोइक अम्ल बोलते हैं। अब देखिए इसी का दो नाम, एसिटिक अम्ल और इथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल कॉमन नेम हो गया, व्यवहारिक नाम, इथेनोइक अम्ल आइपक नेम हो गया। अब देखिए CH3CHO है, ये क्या है, फॉर्मल मेथ इथ, ये क्या है, इथेनॉल है, तो इथेनॉल बोलते हैं, या फॉर्मल्डिहाइड, और ये आपका हाँ इथेनॉल बोलते हैं इसको, C2H5OH, C2H5OH, 2H5। और ये आपका चीनी हो गया, या ग्लूकोज हो गया, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, और ये आपका एल्डिहाइड वाला पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। देखिए जब प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ा रहा था ना, तो हमने 3 चीजें आपको पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, प्रकाश संश्लेषक अंग, प्रकाश संश्लेषक अंग हमने पढ़ाया था, अंग। एक पढ़ाया था हमने प्रकाश संश्लेषक अंगक, और एक हमने पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषण इकाई। 3 चीज हमने पढ़ाया था। प्रकाश संश्लेषण अंग जो होता है ना, अंग उसको बोलते हैं पत्तियां, पत्तियों को हम प्रकाश संश्लेषण अंग बोलते हैं। जबकि अंगक किसको बोलते हैं, क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल को। और आपका इकाई भी किसको बोलते हैं, क्लोरो। 3 चीज याद रखिएगा, कभी पूछ दे आपको प्रकाश संश्लेषक अंग कौन है, तो पत्ती, प्रकाश संश्लेषक अंगक कौन है, तो क्लोरोफिल, या प्रकाश संश्लेषक इकाई कौन है, तो क्लोरोफिल, या प्रकाश संश्लेषक इकाई कौन है, तो क्लोरोफिल। अब देखिए उसके अलावा देखिए क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या,
क्लोरोप्लास्ट में ही तो क्लोरोफिल पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया शुरू से लेकर अंत तक कहाँ से होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है, जिसे यहाँ बोलते हैं। प्लास्टिड, ये सब क्वांटोसोम, ये सब। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? अब देखिए, हम आपको पढ़ाए थे जब जीवों का जनन पढ़ा रहे थे, तो अंडोत्सर्ग पढ़ाया था कि जब मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र के 14वें दिन एक अंडा जो आपको ओवरी से यानी अंडाशय से निकल के कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। 14वें दिन एक एग आपका अंडाशय से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। उस घटना को क्या बोलते हैं? अंडो उत्सर्ग या ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। ठीक है, अंडो उत्सर्ग। तो ये तो 14वें दिन की घटना होता है। तो पूछा इसका कारण क्या है जी? तो देखिए कारण क्या होता है। तो जैसे ही 14वां दिन आता है ना, तो 14वां दिन आता है तो हमारे मस्तिष्क के एक होता है गोनारो GNR। ये क्या होता है कि आपका हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पाया जाता है, वहां से गोनाडोट्रोपिन रिलैक्सिंग हार्मोन निकलता है। गोनाडोट्रोपिन रिलैक्सिंग GTR, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स निकलता है, जो कि ये क्या करता है? दो हार्मोन निकालता है, एक तो FSH और एक LH निकालता है। और यही प्रक्रिया पूरा क्या करता है? आपका एक कराता है। ठीक है, एक देख लीजिए कि अंडोत्सर्ग की घटना जो होता है 14वें दिन होगा, तो क्या होगा कि हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में आपको एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से। वही गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है कि दो हार्मोन को और उत्तेजित करता है, एक तो LH और एक ऑफ FSH, ये फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH को क्या बोलते हैं? LH को बोलते हैं आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? फोलिक स्टिमुलेटिंग। अब इंग्लिश में फोलिक इंग्लिश में लिख दे, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो आप देख लीजिए प्रोसेस अंडोत्सर्ग के कैसे होता है। जब 14वां दिन जब मासिक चक्र का होता है, तो एक अंडा जो होता है वो कैसे निकलेगा? तो हाइपोथैलेमस के गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा। और वो क्या करता है? वो आपको दो हार्मोन निकालता है, LH और FSH। LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसको बोलते हैं फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों हार्मोन क्या करेगा कि आपको उस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ठीक, तो अंडोत्सर्ग क्या होता है कि 14वां दिन एकाएक, मतलब थोड़ा सा 14वां दिन जैसे आएगा, आपको LH जो होता है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा काफी बढ़ जाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा जब बढ़ जाता है, तो एक अंडा जो है अंडाशय में है, वहां से निकल फैलोपियन में आ जाता है। ये अंडोत्सर्ग का कारण कौन होता है? तो LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद रखिएगा कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग। एक बार और बता देते हैं। जैसे ही मासिक चक्र की शुरू हुआ, मासिक चक्र का 14वां दिन क्या होता है कि एक तो हाइपोथैलेमस से जी गोनाडोट्रोपिन रिलैक्सिंग हार्मोन निकलता है। और वो हार्मोन FSH और LH हार्मोन की उत्तेजना को बढ़ाता है, सक्रियता को बढ़ाता है। जैसे ही 14वां दिन आता है मासिक चक्र का, तो LH है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, की मात्रा काफी बढ़ जाता है। जैसे ही काफी इसका मात्रा बढ़ता है, तो एक अंडा जो ये अंडाशय में है उसको निकाल के फैलोपियन में जाने देता है, तो वहां पे पहुंचा देता है। उसी घटना को अंडो उत्सर्ग बोलते हैं। और इसका कारण क्या है? तो एकाएक 14वां दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा में वृद्धि। कारण क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए लेशमानिया पैरामीशियम, ये तो द्विखंडन होता है।
अमीबा में भी द्विखंडन होता है, यानी ये तीनों में द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, लेकिन ईस्ट में नहीं होता है जी, आंसर ये होगा। अब देखिए क्या पढ़ाए थे, जब अलैंगिक जनन पढ़ाए थे तो हमने आपको पढ़ाया था द्विखंडन, तो हमने पढ़ाया था कि खंडन है, बहु विखंडन, विखंडन होता है। अब विखंडन में हमने आपको बताया था लेशमानिया, पैरामीशियम, अमीबा, और एक दो और नाम पढ़ा था, वो सब भी आप ध्यान रखिए, जैसे यूग्लिना, जैसे हमने इसमें यूग्लिना बताया था, यूग्लिना, यूग्लिना के अगर क्लेमाइडोमोनास बताया था हमने, क्लेमाइडोमोनास बताया था हमने, क्लेमाइडोमोनास, लेशमानिया, पैरामीशियम, अमीबा तो है ही खंडन में। दूसरा हमने पढ़ाया था मुकुलन, मुकुलन में हमने क्या पढ़ाया था, ईस्ट और हाइड्रा, में हमने क्या पढ़ाया था, ईस्ट और हाइड्रा। तीसरा में हमने क्या पढ़ाया था, अपखंडन, अपखंडन, अपखंडन या पुनर्जनन, इसमें पढ़ाया था हमने स्पाइरोगाइरा, स्पाइरो स्पाइरोगाइरा, और हमने पढ़ाया था प्लेनेरिया, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया। और उसकी चौथा में हम लोग बीजाणुरोजन पढ़ाया था, बीजाणुरोजन, बीजाणु जनन, उसमें राइजोपोरस पढ़ाया था हमने। तो हमने क्या देखा कि एक क्वेश्चन हमने बताया, लेकिन हमें आपको अलैंगिक सभी चीजें पर रिवाइज करा। विखंडन किसमें किसमें होता है, लेशमानिया में, पैरामीशियम में, अमीबा में, उसके साथ यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास विखंडन होता है। मुकुलन किसमें होता है, ईस्ट में और आपका हाइड्रा में। अवखंडन किसके होता है, पाइरोगाइरा, प्लेनेरिया, और बीजाणु जनन किसमें, राइजोपोर। ठीक, तो ध्यान रखिए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। अब देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो आपको मालूम है कि प्रकृति में क्या होगा कि ऑक्सीजन कोई लेने वाला होगा, कोई बनाने वाला होगा। बनाने वाला कौन है, प्रकाश पौधा। और पौधा किस द्वारा बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रकृति में कौन बनाए, संयोजक क्रिया नहीं, नहीं, प्रकाश संश्लेषण। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है, किस रस की भूमिका, पित्त रस की। हाँ जी, पित्त रस निकलता है, तभी तो अमाशय से जो भोजन आता है उसका प्रकृति अम्लीय होता है, जबकि जो यहाँ से ही अग्नाशय के पास आया तो छोटी आंत में आता है, तो वहां पे अग्नाशय रस काम करता है क्षारीय स्थिति में। पीते रस का काम है कि जो जाता है और भोजन की अम्लीयता को समाप्त करते क्षारीय। पित्त रस हमारे काम करता है भोजन के पाचन में। अग्नाशय रस, हाँ जी, अग्नाशय रस से कई आपका एंजाइम्स निकलता है पचाने में। आंत रस से भी कई एंजाइम निकलता है, हम आपको बता रहे हैं सब एंजाइम, इनमें से सभी यानी सब भोजन पचाने में हमें तीनों काम। नेक्स्ट देखिए, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स। अब ट्रिप्सिन नाम, तो देखिए एक चीज आप यहाँ से अब आपको देख लीजिए, उसके बाद आप देखिए। देखिए जब भोजन पाचन तंत्र हम पढ़ा रहे थे, भोजन पाचन तंत्र में हमने आपको पढ़ाया था कि लार, जैसे मुख, खाने के लिए मुख में, यानी लार में जो कौन सा एंजाइम्स होता है, ये हमने पढ़ाया था। दूसरा में हमने जैसे ही अमाशय में चल गया था, अमाशय रस, अमाशय, अमाशय रस वहाँ पढ़ाया था। 3 में हमने क्या पढ़ा था, अग्न्याशय रस, अग्न्याशय, अग्न्याशय रस। और 4 में हमने पढ़ाया था कि आंतरीय रस, आंतरीय, इन पढ़ाया था। इसी से एंजाइम्स निकलता है। अब देखिए सबका एंजाइम्स निकलता है, तो आप एक एक करके सबके बारे में आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा ढंग से। तो देखिए लार से जो निकलता है ना, उसको बोलते हैं टाइलिन। लार से कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन, टाइलिन, जो क्या पचाता है, मंड को पचाने में काम आता है। अब देखिए अमाशय से कौन निकलता है, अमाशय से जो निकलता है उसको बोलते हैं जठर रस। तो अमाशय या बोलिए जठर रस, जठर रस। जठर रस से क्या निकलता है, पेप्सिन, पेप्सिन। ठीक, ये क्या पचाने के काम आता है, प्रोटीन पचाने के काम आता है। ठीक, अग्नाशय से देखिए, अग्नाशय से निकलता है 3, 3 कौन निकलता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइजेम। याद रखिए पेप्सिन, पेप्सिन तो यहाँ निकल गया, ट्रिप्सिन यहाँ से निकलता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के बाद लाइपेज, लाइपेज और एमाइलेज, आइलेज। ठीक है, एमाइलेज निकलता है।
उसके बाद आंतरीय रस से कौन सा निकलता है, आंतरीय रस से भी आपका 3 निकलता है। तो आंतरीय रस से कौन सा निकलता है, तो देखिए इरेप्सिन, लाइपेज, इरेप्सिन, इरेप्सिन, लाइपेज, और इसमें निकलता है लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रोज, ये सब निकलता है। ठीक है, तो आप एक एक करके आप देखिए, इससे कई क्वेश्चन आप बना लीजिएगा आराम से। देखिए क्या होता है, एक तो जैसे ही भोजन मुंह में ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख में गया, तो मुख में गया तो लार मिला, वहां लार से टाइलिन एंजाइम से निकला और मंड को पचाना शुरू किया। जैसे ही भोजन हमारे ग्रास नली से गया अमाशय में, जहां जठर रस निकला, जठर रस निकला, जठर रस में क्या होता है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है। फिर जैसे ही पेप्सिन, जब अमाशय से आगे बढ़ा भोजन, तो वहां हमारा अग्नाशय रस आता है। अग्नाशय रस में कितना, 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पचाता है, लाइपेज जो भोजन वसा पचाता है, और एमाइलेज जो मंड पचाता है, मंड या शर्करा पचाता है। जैसे ही अग्नाशय से पचा, उसके बाद आंतरीय रस, जैसे आंत में गया तो आंतरीय रस निकलता है, वहां पे निकलता है इरेप्सिन। ये क्या है, इरेप्सिन, इरेप्सिन, लाइपेज, इरेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन पचाता है। लाइपेज क्या होता है, वसा पचाता है, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब दूध और ये सब इस डेट को पचाने में काम। तो ये हमेशा याद रखिए कि क्या क्या है। ठीक है, अब इसे देखिए क्वेश्चन कै गो बनता है फटाफट। भोजन के पाचन में मिलने की किस रस की भूमिका होती है, पीत रस की, अग्नाशय, आंत, हाँ जी सबका। नेक्स्ट देखिए, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन किस में निकलता है, अब बोलिए पिताशय में, पिताशय में तो नहीं जी, वहां से तो पीत आता है ना। अग्नाशय रस में कि आंत रस में कि जस रस में। अब देखिए जठर रस में आपने क्या पढ़ा, पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन। अग्नाशय में क्या आपने पढ़ा कि ट्रिप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन। और आंत रस में क्या पढ़ा था, इरेप्सिन। यही ना पढ़ा, देखिए पेप्सिन अमाशय में, अग्नाशय में ट्रिप्सिन और आंत में इरेप्सिन। अग्नाशय में ट्रिप्सिन, अग्नाशय में ट्रिप्सिन, ठीक है, अग्नाशय में ट्रिप्सिन, आंत में इरेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये क्या है, तीनों प्रोटीन पाचन कराता है, प्रोटीन का पाचन पाचन कराता है। तो ट्रिप्सिन किस में निकलता है, प्रोटीन पाचन करने वाला एंजाइम्स जठर रस से भी निकलता है, जो अमाशय में निकलता है उसका नाम है पेप्सिन। अग्नाशय से निकलता है उसका ट्रिप्सिन, और आंत रस से निकलता है उसको इरेप्सिन बोलते हैं। तीनों प्रोटीन पाचन कराता है। तो कभी कभी ये पूछ देगा, तीनों का ऑप्शन देगा और एक लाइपेज लिख देगा। अब पूछेगा इसमें से बताइए कौन प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। और सबसे पहले निकलता है पेप्सिन जो जठर रस अमाशय में निकलता है, उसके बाद खाना जाता है अग्नाशय, तो अग्नाशय में ट्रिप्सिन निकलता है, फिर आंत में जाता है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, हम आपको पढ़ाए थे जब आहार पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग आपका छोटा से मुख गया, मुख से ग्रसनी गया, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में गया, अमाशय से छोटी आंत में जाता है, और ग्रसनी और ड्यूडेनम आशय का पार्ट, छोटी आंत। छोटी आंत को हमने समझाया था कि भाग, आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है, आपको मुख गुहा से ही। मुख गुहा में क्या होता है, लार होता है, और लार में क्या होता है, टाइलिन होता है, जहाँ से मंड पचना शुरू हो जाता है। तो टाइलिन हमारा मंड पचाने में काम आता है, तो गुहा से ही शुरू। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। अब देखिए अभी हम आपको बताए थे कि मुख में जाएगा तो लार होगा, तो लार से क्या पचता है, मंड, जिसमें टाइलिन निकलता है। जैसे मुख से गया तो अमाशय में, तो अमाशय में जठर रस होता है, जठर रस से क्या निकलता है, पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन क्या पचाता है, प्रोटीन। जैसे अमाशय से आगे बढ़ता है तो अग्नाशय रस निकलता है, अग्नाशय रस से 3 चीज निकलता है। क्या क्या निकलता है, तो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पचाता है, लाइपेज जो वसा पचाता है, एमाइलेज जो मंड पचाता है। वसा पचाने के लिए क्या होगा, लाइपेज। ठीक है, टाइलिन कहाँ निकलता है, टाइलिन या टाइलिन इसको लार में निकलता है, मंड पचाता है। माल्टेज लैक्टोज ये क्या होता है, आंतरीय रस है, ये रस है। लाइपेज क्या करता है, वसा पचा, वसा पचा पाचन कर। कहाँ कहाँ से निकलता है, लाइपेज अग्नाशय से भी निकलता है, और आंतरिक गैस, आंतरिक रस से भी, वसा के पाचन में लाइपेज। नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। अभी हम आपको पढ़ाए थे ग्लाइकोलिसिस, जब ये आपको क्या पढ़ाए थे अभी, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ग्लूकोज है, ये कोशिका द्रव में का
द्रव्य, कोशिका द्रव में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव में। जब यही पाइरोट बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वायवीय श्वसन का क्या होता है, पौधे का रंध्र होता है रक्त से। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स चक्र, और वहां पे वायवीय श्वसन होता है, याद रखिएगा, कुछ कोशिका द्रव ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत है, ओजोन का भी हम आपको बताए थे कि ओजोन O3 होता है। ये क्या होता है, हमारा वायुमंडल के उपमंडल पर पाया जाता है। और ये क्या क्या काम है, काम है कि सूर्य से आने वाली जो किरण होती है, पराबैंगनी किरण भी होती है, और पराबैंगनी किरण हानिकारक होता है, कि वो अगर उसके कांटेक्ट में हम लोग आए तो त्वचा कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो ओजोन का परत जो है ना, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को हमारे धरती पे आने से रोकती है। जैसे पराबैंगनी किरण आएगा, उससे टकरा के बाहर चला जाएगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। यानी पराबैंगनी किरण को ये पृथ्वी पे नहीं आने देती, त्वचा के कैंसर बचते हैं। यानी अब लाभदायक हो गया, परत है, हानिकारक नहीं, पे लाभदायक नहीं, परत क्या है, लाभदायी। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है। जब हम आपको फूल पढ़ा रहे थे, जब प्रजनन में जनन पढ़ाया था, तो पौधों में जनन कैसे होता है पढ़ाया था कि एक तो होता है नर भाग, नर जनन भाग, एक होता है मादा जनन, जनन। ठीक। नर में क्या बताया था कि नर में जो होता है, इसको पुमंग बोलते हैं, वो जायंग बोलते हैं, जायंग। अब पुमोंग में क्या होता है, पुंकेसर होता था, पुंकेसर होता था। अब पुंकेसर, पुंकेसर होता था। और पुंकेसर में ही क्या होता है, परागकण होता था। केसर में ही क्या होता था, पराग कोष होता था, पराग कोष होता था। और पराग कोष में ही क्या होता था, परागकण होता था, पराग कण होता था। और यही परागकण घूरता था, और मादा वाले भाग पे वर्तिकाक पे जाता था, वर्तिकाक से होते आशय तक पहुंचता था, और निषेचन की क्रिया होती। ठीक है। नर में, मादा में क्या होता था, जायंग, जायंग में क्या होता था, स्त्री केसर, स्त्री केसर। और स्त्री केसर में क्या होता था, तीन भाग, एक वर्तिकाग, एक वर्तिका, और एक अंडाशय, तीनों होता था। ये पूछा गया फूल का नर जनन, फूल का नर जनन में क्या है, पुंकेसर। जबकि दलपत्र पुष्पासन क्या है, ये बाह्य भाग है। आपको जब हम पौधा भी पढ़ा रहे थे, फूल का दो भाग अंग बताए थे, एक बाह्य अंग और एक सहायक अंग, सॉरी, एक सहायक अंग और एक आवश्यक अंग। सहायक अंग ये दलपत पुष्पासन, ये सब सहायक अंग है। बाह्य आवश्यक अंग कौन था, तो ये जायांग या पुंकेसर स्त्री आवश्यक अंग है, के बिना जनन नहीं हो सकता। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, 30.5 किलो जूल की ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी के टूटने से कितने की ऊर्जा मुक्त होगी, 30.5 किलो। याद रखिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 30.5 किलो जूल पर मोल एटीपी के टूटने से मिलता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन से बनता है। अब देखिए, जब हम आपको बताए थे कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से देखिए, इथाइल अल्कोहल कहाँ बनेगा, यही इथेनॉल को ही बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल इथाइल अल्कोहल इथेनॉल। तो देखिए, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल कहाँ बन रहा है, जब पाइरोट और एटीपी बन रहा है, O2 नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन अभाव है, ऑक्सीजन अब नहीं है, यानी अवायवीय श्वसन हो गया, यानी अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किण्वन के। तो अब आपको बोलेगा इथेनॉल कहाँ बनता है, तो ईस्ट में बनता है, किण्वन और आपका इथाइल अल्कोहल कहाँ बनेगा, तो अवायवीय संघ, जहाँ O2 नहीं था, O2 नहीं हो तो अवायवीय। वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा,
क्रेब्स चक्र कहलाता है, क्रेब्स चक्र कहलाता है। इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में, और किण्वन इसी का ईस्ट में होता है और उस प्रोसेस को किण्वन बोलते हैं। अवायवीय श्वसन, इस प्रकार का श्वसन में अवायवीय श्वसन। जब ऑक्सीजन नहीं हो तो अवायवीय, ऑक्सीजन हो तो वायवीय, और ऑक्सीजन का अभाव हो तो लैक्टिक एसिड। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? अब आपको देखिए रक्त में कौन सी कणिकाएं, जानते हैं कि रक्त में जो होगा ठोस में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि हमारे रक्त के परिवहन में मदद करता है। तो लाल रक्त को श्वसन गैसों के परिवहन में कौन करता है, ऑक्सीजन कहीं ले जाने का, या ऑक्सीजन को ले जाने या कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने का काम लाल रक्त कणिका, आरबीसी। पादप अपशिष्ट जमा होता है, पादप अपशिष्ट क्या चीज में जमा होता है? आपको जब हम उत्सर्जन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जब पौधों में जो अपशिष्ट होता है ना, वो टेनिन, टेनिन, रेजिन, गोंद, या आपका टेनिन, रेजिन, गोंद या लैटेक्स, लैटेक्स के रूप में जमा होगा। जो टेनिन होगा वो छाल में जमा होता है, छाल, वृक्षों के छाल में। रेजिन किस में होगा? चीर में, चीर के पौधा में रेजिन होता है। गोंद किस में होगा? बबूल के पौधा में, बबूल। और लैटेक्स क्या होगा? 3 गो बताए थे, क्या होगा? एक तो कनेर के पौधा में, कनेर, तो एक तो बरगद, बरगद, और एक पीपल। तो बोला पादप अवशेष जमा होता है पत्तियों में, हाँ जी पत्तियों में, छाल में, हाँ जी छाल में, कोशिकीय रेक्तिकाओं में, हाँ जी। यह पादप अपशिष्ट कहाँ पाया जाता है, कहाँ जमा होता है? तो छाल में। देखिए टेनिन छाल में जमा, कुछ हो जाए पत्ती में, जो जैसे लेटेक्स वोटेक्स होता है, पत्ती में भी तोड़िएगा तो व्हाइट कलर का गोंद ऐसी टाइप का निकलेगा। छाल में और कोशिकीय रेक्तिकाओं में, यानी सभी में पादप अपशिष्ट। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? यानी कौन सा भाग है जहाँ कोई एंजाइम नहीं निकलता? मुंह में निकलता है ना जी टाइलिन, टाइलिन जो मंड, मंड को पचाने में काम आता है। ग्रास नली, आमाशय में निकलता है ना, जठर रस, जठर रस। और जठर रस में क्या होता है? पेप्सिन होता है, पेप्सिन होता है। ग्रास नली, ग्रास नली मुख से जाता है तो ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली में पाचन होता है, टाइम निकल, टाइम स्रावित नहीं। नेक्स्ट देखिए, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता, जब हम आपको उत्सर्जन वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने आपको मूत्र की मूत्र के बारे में पढ़ाया था कि क्या क्या उसका फंक्शन होता है, कि मूत्र में पीला कलर रंग आता है, उसका कारण क्या है? तो यूरोक्रोम रंजक, कारण क्या होता है? यूरोक्रोम रंजक होता है। उसी तरह हम आपको बताए थे कि मूत्र की सांद्रता किसकी, अब यहाँ क्वेश्चन है कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति में निर्भर करता है? देखिए थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन तो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और इसके कमी से घेगा रोग होता है, वाइटर बोलते हैं। एडीएच के बारे में नहीं मालूम है, वेसोप्रीन के बारे में मालूम है, मेलाटोनिन के बारे में। मेलाटोनिन क्या होता है? ये नींद लाने वाला दवा, या नींद लाता है, नींद को नियंत्रित करता है। जिसके अंदर ज्यादा मेलाटोनिन निकलेगा वो ज्यादा नींद आएगा। रात के समय शरीर के अंदर ज्यादा मेलाटोनिन बनता है, जैसे अंधेरा आएगा ना, तो अंधेरा के समय शरीर के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा निकलता है, इसीलिए रात में नींद आता है, दिन में नींद नहीं आता। अब ऐसा होता है कि हाँ, बहुत लोग मानता है कि हाँ रात में सोते हैं इसलिए नींद आता, नहीं जी। जैसे ही अंधेरा होगा ना, अंधेरा होगा तो आपके शरीर के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, और जब मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा निकलेगा ना तो आपको नींद। तो अंधेरा कब होगा? रात में ही अंधेरा होता है, दिन में उजाला होगा नहीं, उजाला रहता है, मेलाटोनिन हार्मोन कम निकलता है, हमें नींद। इसलिए बोला जाता है कि नींद लाना है भाई तो कमरा कमरा बंद कर लो, लाइट ऑफ कर लो, लाइट ऑफ कर दो, नींद नहीं आए। लाइट ऑन रहेगा तब तक मेलाटोनिन हार्मोन कम रहेगा, नहीं निकलेगा तो नींद नहीं आएगा, इसलिए लाइट को ऑफ करना होता
ये दोनों हो गया। अब एडीएच क्या है, वेसोप्रीन क्या है, तनी देख लीजिए। एडीएच को बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। क्या है? एंटी डायरेटिक डाययूरेटिक यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। और तो देखिए अब एक जो है ना, यही कारण बनता है जो मूत्र की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को इसकी उपस्थिति में निर्भर करता है, एडीएच के ऊपर ही निर्भर करता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन। और वेसोप्रीन क्या है? वेसोप्रीन भी एक एडीएच हार्मोन ही है, जो क्या करता है कि किडनी में जल को जल के अवशोषण में मदद करता है, किडनी में जल को रीअब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है। वेसोप्रोसिन क्या है? एडीएच हार्मोन ही है, लेकिन ये क्या करता है कि किडनी जो है ना, किडनी में जल को ऑब्जर्व यानी रीअब्जर्वेशन करने के लिए काम आता है। तो हमारा एडीएच आपका हो गया एंटी डायरेटिक हार्मोन, ही हमें मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करता है। याद रखिए, एंटी डायरेटिक हार्मोन। थायरोक्सिन हो गया, मेलाटोनिन हो गया, वेसोप्रेसिन क्या है? किडनी में जल को ऑब्जर्व करने में मदद। कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित? जब पौधों के जब नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ा रहे थे, तो नियंत्रण और समन्वय के बारे में पढ़ाया था कि दो तरीके से होता है, एक मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण और एक रासायनिक नियंत्रण। पौधों में मस्तिष्क नहीं होता है, इसलिए मस्तिष्क नियंत्रण नहीं होता है, ये सिर्फ रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण किससे होता है? हार्मोन से। तो हार्मोन हमने क्या पढ़ाया था कि 7 तरीके का हार्मोन पढ़ाया था। कौन कौन? ऑक्सिन हार्मोन, जिबरलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन और फ्लोरिजेंस हार्मोन और आपका ट्राउमेटिन हार्मोन। और सबके बारे में हमने पढ़ाया था कि क्या क्या है। यहाँ पे पूछा है पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है, तो देखिए ऑक्सिन वृद्धि से संबंधित है, जिबरलिन ये भी है, साइटोकिनिन ये भी है, तीनों है वृद्धि जनक होता है, यानी वृद्धि जनक होता है। जबकि एब्सिसिक एसिड जिसको बोलते हैं ABA, ये आपका उल्टा वाला एसिड है, यानी सारा काम उल्टा करेगा। तो इसलिए बोलते हैं इसको वृद्धि रोधक हार्मोन बोलते हैं। क्या करता है? वृद्धि रोधक हार्मोन का काम करता है। एब्सिसिक एसिड ही हम जो नहीं। हाँ, उसी तरह एक और देख लीजिए, जब एब्सेसिक हो गया इथाइलिन हार्मोन, ये क्या होता है? गैसीय हार्मोन है और ये फल पकाने में काम आता है, इसलिए इसको फल पकाने वाला हार्मोन भी बोलते हैं इथाइलिन को। इसी तरह फ्लोरिजेंस हार्मोन होता है, फ्लोरिजेंस फूल खिलाने के काम आता है, इसलिए फूल खिलाने वाला हार्मोन बोलते हैं। ट्राउमेटिक हार्मोन होता है जो पौधों में कहीं घाव कट उठ गया तो वहाँ घाव भरने। ठीक है, सब हमने पढ़ा दिया आपको। देखिए मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है? पाचन तंत्र नहीं जी, तो पाचन तंत्र में वही अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब है। श्वसन तंत्र फेफड़ा वाला चीज आएगा। उत्सर्जन तंत्र नहीं, किडनी वाला चीज है। परिवहन तंत्र, हाँ जी, परिवहन तंत्र में ही तो ब्लड यानी रक्त का परिवहन होता है, उसमें हृदय का आता है। तो हृदय क्या होता है? पंपिंग यंत्र होता है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? परिवहन। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रमण के अध्ययन को करता है, यानी गुणों के वंशानुक्रम यानी गुण सूत्र या क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारी देता है, तो बोलते हैं अनुवांशिकी। तो जॉन ग्रेगर मेंडल मेंडल द्वारा अनुवांशिकी को अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने के बीच के पौधों का सर्च किया था। जीव विज्ञान गुणों की वंशानुक्रम अध्ययन को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। श्वसन क्रिया में निम्नांकित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? श्वसन क्रिया में क्या हम श्वसन क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो ऑक्सीजन न लेते हैं तो देखिए ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। अब यही पूछता है कि निम्न किस गैस को बाहर बाहर किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में तो जानते ही हैं H12 6। सी कितना होता है? 6 होता है, यानी 6। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। अब हमको जब मस्तिष्क के संरचना पढ़ा रहे थे, वहां पे हमने आपको बताया था कि मस्तिष्क का 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हमने बताया था सेरिब्रम, आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क, इसी तरह हमने आपको पश्च मस्तिष्क में पढ़ाया था कि इसमें है मेडुला। उससे पहले तो हमने पढ़ाया था सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क के बाद हमने पॉन्स पढ़ाया था।
मेडुला ऑब्लिगेटा बोला है। हमने मेडुला के बारे में पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि वो अनैच्छिक स्राव का नियंत्रण करता है। अग्र मस्तिष्क नहीं, अग्र मस्तिष्क में कौन होता है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क नहीं, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में ही तो मेडुला होता है और इसी में सेरिबेलम भी होता है। तो मेडुला जो है अनैच्छिक का नियंत्रण। ओके, थैंक यू। इसी के साथ आपका ये सेट भी समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों।